नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः कक्षा 9th हिंदी विषय के अंतर्गत हमारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समास के विषय में पुनः चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कल अर्थात पिछली वीडियो में समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास का कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज हम अपने समास के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए उसके अन्य प्रकारों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में समास प्रकरण इस समय पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने अभी तक आप सभी विद्यार्थियों को बताया था कि समास की परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि सम प्लस आस, सम प्लस आस। सम का अर्थ है समीप, सम का अर्थ है समीप और आस का मतलब है बैठना। आस का अर्थ है बैठना या बैठाना भी बोल सकते हैं इसको, बैठाना। यस, मतलब शब्दों को समीप बैठाना, शब्दों को समीप बैठाना। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? संक्षिप्तीकरण। क्या बताया था? संक्षिप्तीकरण। तो मैंने बताया था कि जब हम किन्हीं पदों को संक्षिप्तीकरण करके एक छोटे सार्थक समूह के रूप में उसे व्यवस्थित करते हैं, तो वह हमारे समास प्रकरण के अंतर्गत बिंदु बन जाता है। यस, तो कल हमने पढ़ा था समास का संक्षिप्तीकरण क्या है, परिभाषा में समास क्या है, समास की परिभाषा, समास के प्रकार। अब बात करूं मैं आप लोगों से समास के प्रकारों की, तो समास के प्रकारों के अंतर्गत मैंने आपको अव्ययीभाव समास समझा दिया था। अव्ययीभाव समास की पुनः चर्चा करते हुए हम आगे के समासों को पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। इसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको पहला पद अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। और अव्यय आप जानते हो जो खर्च ना हो। और इसके बाद जो दूसरा पद आएगा, इसके बाद जो दूसरा पद आएगा वह आएगा कौन सा? संज्ञा पद। वह कौन सा पद आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संज्ञा पद। प्रथम पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। अर्थात हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था वे समस्त पद जिनका प्रथम पद प्रधान या अव्यय, कुछ भी लिख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। मैंने आपको इसको उदाहरण बताए थे, मैंने आपके सामने रखा था, जैसे यथा शक्ति। तो यहां पर दो शब्द है, एक प्रधान शब्द या पूर्व शब्द और एक उत्तर शब्द या अन्य शब्द। तो आप देख सकते हो यहां पर प्रथम शब्द जो प्रधान है यथा, प्रथम शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है यथा, यह इस पद में क्या है? प्रधान है, अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं आपको बता दिया मैंने, जिस शब्द में किसी प्रकार के लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उस पद को अव्यय कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझ पा रहे होंगे अव्यय किसे कहते हैं। क्लियर है? तो यथाशक्ति के अनुसार अपन ने इसको विग्रह किया तो क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब देखो इसको विग्रह कैसे बनाया। जैसे मैंने बताया कि हमको आज हर परिस्थिति में जीतना है, तो जीतने के लिए आपको पता है पावर की आवश्यकता पड़ती है, शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जीतेंगे किससे? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार जीत सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं उसको? ये भी बोल सकते हैं कि जीतने के लिए यथाशक्ति का प्रयोग करें, अर्थात शक्ति के अनुसार प्रयोग करें।
तो हम लोग जब एक शब्द को विग्रह के रूप में बोलते हैं तो वह इस तरीके से विग्रह हो जाता है, जबकि सामासिक पद के रूप में उसे संक्षिप्तीकरण दिया जाता है, छोटा पद बनाया जाता है। इस तरीके की चर्चा कल हमने की थी। इसके और अन्य उदाहरण आपको पीडीएफ में पहुंचा दिए जाएंगे। इसके बाद मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज दूसरे समास की। दूसरे समास के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं आज कर्मधारय समास। क्या बताने जा रहा हूं मेरे विद्यार्थियों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है कि जिस समास में, ध्यान सुनना बाप, जिस समास में कर्म पाया जाए, पहली बात क्या पाया जाए? कर्म पाया जाए। और धारे का मतलब क्या हो? धारण किया हो, अर्थात जिस सामासिक पद ने कर्म धारण किया हो। इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। इसमें क्या होता है? विशेषण प्लस संज्ञा। आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें पहला पद इसका विशेषण होगा, दूसरा पद इसका क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संज्ञा होगा। पहला पद क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। और आप लोगों ने अव्ययभाव समास में क्या पढ़ा था? पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा, ये पढ़ा था। तो यहां पर अव्यय की जगह क्या पढ़ना है आपको? विशेषण। अव्यय की जगह क्या पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विशेषण पढ़ना है। तो देखिए यहां हम इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे कि वह समास या वह समस्त पद, वह समस्त पद जिसका वेरी गुड, जिसका प्रथम पद विशेषण हो, जिसका प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। और उत्तर पद क्या हो बेटा? विशेष्य। तो ये विशेषण हो गया। तो आपको पढ़ाया था विशेषणों के अंदर, विशेषणों के अंतर्गत आपको पिछली कक्षा में बताया गया था कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? विशेष्य। तो जिसका प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य या संज्ञा हो, वह पद, वह समस्त पद कौन से समास के अंतर्गत आएंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत उपस्थित माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ में आया होगा आपको। जैसे अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला आपके सामने नील कमल, नील कमल। तो देखो यहां पर जो नील है इसका मतलब क्या है? नीला। और कमल है उसका मतलब कमल का पुष्प। तो नील तो हो गई यहां पर विशेषण, नील तो क्या हो गई यहां पर? विशेषण। और जबकि कमल क्या है यहां पर? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा शब्द की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्मधारय। कर्मधारय। बात समझ में आई आपको? कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस समास के अंतर्गत प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेष्य हो, उसी समस्त पद को क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वेरी गुड। अब सुनिए आगे। इसी समास से मैं आपको एक दूसरा प्रश्न और हल करने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लोग पढ़ते हो द्विगु समास। द्विगु समास यह आपका नेक्स्ट प्रकार है, द्विगु समास। देखो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि विशेषण प्लस संज्ञा होता है। अब द्विगु समास में भी परिभाषा तो ऐसी होती है, विशेषण प्लस संज्ञा, विशेषण प्लस संज्ञा। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें अंतर क्या होता है? अगर इन दोनों में अंतर नहीं होगा तो ये तो दोनों एक हो जाएगी, और ये दोनों एक होने के कारण से हम लोग गलत करेंगे। तो यहां पर अंतर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो द्विगु होता है, द्विगु, उस द्विगु में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो ये विशेषण होता है, यह विशेषण एक ही प्रयोग में ले जाता है। अब आपको बताइए हमारे विशेषणों के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक।
ये विशेषणों के प्रकार पढ़ते हैं हम। अब इनमें से क्या है कि जो हमारा कर्मधारय है, उस कर्मधारय के अंतर्गत जो विशेषण प्रयोग में लिए जाते हैं, इनमें से पहला, तीसरा और चौथा, अर्थात संख्यावाचक विशेषण कभी भी कर्मधारय समास के अंतर्गत प्रयोग में नहीं लिया जाता। अपवादों की बात अलग है कि अपवादों की श्रेणी में शायद इसको ले लिया जाए, लेकिन अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक विशेषण कर्मधारय समास में प्रयोग में न लेकर के और किसमें लिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? द्विगु समास में। संख्यावाचक विशेषण किसमें लिया जाता है? द्विगु समास में। जबकि संख्यावाचक के अलावा जो अन्य विशेषण हैं, वो विशेषण किसमें प्रयोग लिए जाते हैं? वेरी गुड, कर्मधारय में। अब देखो, जैसे मैंने बोला आपके सामने एक शब्द बोला चौराहा। अब चौराहा बोला है तो इसमें विशेषण लगाए चार, और राह का मतलब रास्ता, चार रास्तों का समूह चौराहा। तो आपको पता है विशेषण तो लगा है, लेकिन यहां पर ना तो गुणवाचक विशेषण है, ना परिमाणवाचक विशेषण है और ना सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर कौन सा विशेषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संख्यावाचक विशेषण है। इसलिए इस संख्यावाचक विशेषण के होने के कारण से यहाँ पर समास का कौन सा प्रकार आएगा? द्विगु समास। बात समझ में आई? द्विगु समास के अंतर्गत जो विशेषण होगा वो संख्यावाचक रहेगा, जबकि अन्य जो हमारे समास है कर्मधारय, उसके अंदर जो विशेषण का प्रयोग किया जाएगा वह कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वेरी गुड। अन्य तीन विशेषणों के प्रकार होंगे, जिनमें गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, तीनों प्रकार के विशेषणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आज मैंने आप सभी विद्यार्थियों को समास के अंतर्गत जिन समासों का विश्लेषण किया है, उसमें कर्मधारय और द्विगु समास, दो समासों की मैंने जानकारी आपको दी है। इनका कुछ सामान्य उदाहरणों के साथ विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इसके बाद आप लोग इनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें घर पे। किसी प्रकार की समस्या आती है तो मुझसे अपनी समस्या को जाहिर करें। कर्मधारय समास, द्विगु समास और इससे पहले हम लोगों ने अभिभाव समास, इन तीनों समासों को हमारी कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रकारों को पढ़ेंगे। सारे प्रकार जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो इस बार हम एक वीडियो बनाएंगे सभी समासों को मिलाकर के, एक प्रश्न उत्तरों की वीडियो, जिसमें कि हम प्रश्न रखेंगे, उनके उत्तर रखेंगे और उन प्रश्न उत्तरों के हिसाब से पहचानेंगे कि यह कौन से समास के अंतर्गत आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।